फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल में जो हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इन सारे वंशों के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली इस वीडियो में जो है हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका सल्तनत काल का जो है अंतिम वंश माना जाता है। और ये लोदी वंश का जो आरंभ है आपका 1451 से आपका यानी ये आरंभ होता है और 1526 में यानी पानीपत के जो प्रथम युद्ध है वहाँ इसका अंत होता है। यानी आरंभ 1451 और 1526 में इसका अंत हो जाता है। तो ये लोदी वंश का शासनकाल का यानी शासन पीरियड है 1451 से 1526 के बीच। तो ये जो लोदी वंश है दोस्तों, ये लोदी वंश का जो संस्थापक है आपका बहलोल लोदी होता है। और ये बहलोल लोदी जो है इसका शासनकाल दोस्तों 1451 से 1489 माना जाता है। और ये लोदी वंश जो है दोस्तों हमने यानी इसका आरंभ जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सैयद वंश में जो आलम शाह रहता है, अलाउद्दीन आलम शाह, वह इस वंश का अंतिम शासक रहता है। अब वह क्या करता है कि यानी दिल्ली की गद्दी छोड़ करके वह क्या करता है कि यानी दिल्ली की गद्दी अपने 2 सालों के हवाले करके वह जो बदायूं चला जाता है। यानी स्थायी रूप से वह जो है दिल्ली सल्तनत को छोड़ देता है, त्याग देता है और वह अपने 2 सालों को जो है दिल्ली सल्तनत सौंप करके वह बदायूं चला जाता है। तो यहाँ जो कि उसकी 2 साले जो दिल्ली में शासक बनते हैं, उन दोनों में क्या होता है कि यानी साम्राज्य के लिए यानी कुर्सी के लिए जो कहिए उसके लिए जो दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। तो वहाँ क्या करता है, एक साला जो है दूसरे साले की हत्या कर देता है और एक जो बचता है उसकी हत्या जनता कर देती है। तो इस प्रकार दोनों का खात्मा हो जाता है, दोनों का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो बहलोल लोदी है यह इस मौका का फ़ायदा उठाता है। यानी दिल्ली की जो गद्दी है वह खाली हो जाती है और उसी क्रम में ये बहलोल लोदी जो है आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसके द्वारा जो है इस वंश की यानी लोदी वंश की स्थापना की जाती है। और ये बहलोल लोदी जो है जो इस वंश का संस्थापक था, इसका शासनकाल आपका 1451 से 1489 रहता है। तो ये जब शासक बनता है तो यह एक उपाधि धारण करता है। यानी शासक बनने के साथ ही जो है यह उपाधि धारण करता है बहलोल शाह गाजी की। यानी बहलोल शाह गाजी की जो उपाधि धारण करने वाला यह इस वंश का संस्थापक रहता है, जो बहलोल लोदी के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा जो है प्रथम अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दोस्तों, हमने जो गुलाम वंश पढ़ा यानी सल्तनत काल के जो आरंभिक 3 वंश थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश, ये तुर्क शासक थे। और ये जो है आपका ये जो लोदी है, ये लोदी वंश के लोग जो है अफ़गानी थे। यानी अफ़गान साम्राज्य की जो स्थापना भारत में सर्वप्रथम की जाती है तो ये इन लोदी के द्वारा ही की जाती है। अफ़गान साम्राज्य यानी कि अफ़गान साम्राज्य की नींव जो है इनके द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम पड़ती है। तो ये जो दोस्तों बहलोल लोदी रहता है यह एक शांति प्रिय शासक रहता है। यह जनता के प्रति भी यानी कि सहिष्णु भावना रखता है, सभी वर्ग के लोगों के प्रति, सभी धर्म के लोगों के प्रति। यानी जनता जो है इससे खुश रहती है। यह आक्रामक शासक के रूप में यह खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि यह एक शांति प्रिय शासक के रूप में जो है जनता का ख्याल रखता है। इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि सिकंदर लोदी शासक बनता है, जो इसका पुत्र और उत्तराधिकारी रहता है। और ये सिकंदर लोदी जो है दोस्तों यानी ये बहलोल लोदी के 9 पुत्र रहते हैं और ये सिकंदर लोदी जो है आपका तीसरा पुत्र रहता है इस बहलोल लोदी का। तो चूँकि यह सबसे योग्य रहता है तो यह जो है इस यानी इसके पश्चात बहलोल लोदी के पश्चात जो है आपका शासक बनता है। तो ये इस वंश का जो है सबसे योग्य शासक, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और इसका जो शासनकाल है 1489 से यानी 1517 तक, यानी एक लंबा पीरियड जो है यह शासक के रूप में जो है दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहता है। यह एक अच्छा शासक ही नहीं रहता, यानी यह एक योग्य शासक ही नहीं रहता, बल्कि एक अच्छा रचनाकार यानी साहित्यकार भी रहता है। इसके साहित्य में जो है रुचि रहती है और यह जो है गुलरुखी नाम से जो है फ़ारसी कविताएं लिखता था।
तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो कि गुलरुखी नाम से जो है फ़ारसी में कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। और इस सिकंदर लोदी के शासनकाल में बहुत से कार्य किए गए, बहुत से जिससे कि यानी ऐसे कार्य थे साम्राज्य से संबंधित, उसके विस्तार से संबंधित, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते। तो हम लोग उन सारे तथ्यों को, उन सारी बातों को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1504 में क्या करता है कि यह आगरा नगर की स्थापना करता है। तो ये आगरा नगर की जो स्थापना यानी व्यापार में वृद्धि के लिए जो है यह क्या करता है, आगरा नगर की स्थापना करता है। और इस आगरा नगर की स्थापना के बाद क्या करता है कि वह बादलगढ़ के में किला का निर्माण करता है। और बादलगढ़ के किले का निर्माण कर क्या करता है, वह आगरा को जो है राजधानी बनाता है। यानी 504 में जो है आगरा नगर का निर्माण करता है, स्थापना करता है। वहीं जो है 2 साल बाद यानी 1506 में जो है वह इसको राजधानी बनाता है। किसको? आगरा को। तो आगरा को राजधानी बनाने वाला जो प्रथम शासक है, यानी इसके पहले जो दिल्ली है राजधानी के रूप में सारे शासकों ने इस्तेमाल किया था। तो आगरा को राजधानी बनाने वाला जो यह लोदी वंश रहता है। और लोदी वंश में भी जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा का निर्माण भी किया जाता है और राजधानी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग भी किया जाता है। तो कई बार जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगरा को राजधानी के रूप में प्रयोग करता है। इसके बाद मुग़ल काल तक जो है ये आगरा जो है राजधानी के रूप में कई शासकों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यानी इसके द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे कि व्यापारिक प्रतिबंधों, यानी कि व्यापारी के क्षेत्र में जो है जो पहले के शासकों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों को क्या करता है, वह हटाता है। तथा खाद्यान्न के ऊपर जो कर पहले के शासकों के द्वारा लगाया जा रहा था उन खाद्यान्नों यानी उस खाद्यान्न कर को भी वह हटाता है। और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार को जो है लचीला बनाने का यह प्रयास करता है। इसके अलावा जो है यानी कि कृषि में विकास के लिए जो है इसके द्वारा क्या करता है कि यानी भूमि में दबे हुए जो है खजाने को वह क्या करता है कि मुक्त करने का वह प्रयास करता है। मतलब कि पहले के शासन काल में क्या होता था कि जो भूमि में दबे हुए खजाने किसी को मिलते थे तो वह जो शासक यानी राजा का हिस्सा होता था। किंतु यह जो इसके शासन काल में यह क्या करता है कि भूमि में दबे हुए जो खजाने मिलते थे अगर किसी को, तो वह जो है शासक से कर मुक्त होता था, यानी वह जिसको मिला वह उसका हो जाता। तो ये भी इसके कार्य से संबंधित जानकारी है। इसके अलावा यह क्या करता है कि इस कृषि में वृद्धि के लिए जो है यानी कृषि में वृद्धि और विकास के लिए एक पैमाने का जो है यह आविष्कार करता है। और यह जो पैमाना आपका गजे सिकंदरी यानी नाप से संबंधित ये पैमाना रहता है जो गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद करना भी आसान है दोस्तों, सिकंदर और सिकंदरी। तो इसके नाम में ही जो है इसका उत्तर छुपा हुआ है। और यह इसका जो यानी यह 30 इंच का, इसकी नाप जो 30 इंच की रहती है। तो गजे सिकंदरी से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और जब यानी कि इसके शासनकाल में बहुत से अच्छे कार्य किए गए थे, लेकिन यह जो है धार्मिक क्षेत्र में जो है इसके द्वारा कुछ कार्य ऐसे थे जो यानी कि जो हिंदू धर्म के भी खिलाफ था और इस्लाम धर्म के खिलाफ था। जैसे कि इसके शासनकाल में इसने क्या क्या कि ताजिया जो निकाला जाता है इस पर वह प्रतिबंध लगा देता है, यानी उसे बंद कर देता है ताजिया निकालने की प्रथा को। इसके अलावा जो इस्लाम धर्म में महिलाएं जो पीर मज़ार पर जाती है वो पीर मज़ार पर जाने की जो प्रथा थी उसका भी जो है यह अंत कर देता है। हिंदू धर्म के लिए यह क्या करता है कि बहुत से मंदिरों को तुड़वा करके क्या करता है कि वहाँ जो मूर्तियाँ होती थी देवी देवताओं की, उन मूर्तियों को भी ये तुड़वाता है। उन मूर्तियों के टुकड़े को यह क्या करता है कि जो कसाई होते थे उनको वह यानी नाप के लिए जो है उन मूर्तियों के टुकड़े को वह दे देता था, यानी मांस नापने के लिए प्रयोग में जो है यह उसे दे देता था कसाईयों को।
तो यानी धर्म से संबंधित जो है यह सहिष्णु नहीं कह सकते हैं इसको, बल्कि यह कट्टरता दिखाता है। सिर्फ एक ही नहीं, यानी कि दोनों धर्म के प्रति इसका विरोध, यानी कि इसको जो चीज़ अच्छा नहीं लगता था, जो चीज़ व्यर्थ लगता था, उन सारे चीज़ों को जो ये अपने शासनकाल में बंद करवा देता है। तो ये इसके धर्म यानी धार्मिक नीति से संबंधित जानकारी थी, जो कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो ताजिया निकालने की प्रथा किसके द्वारा बंद की गई। तो ये आपका सिकंदर लोदी इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब ये सिकंदर लोदी मरता है, इसका अंत होता है, तो इसके पश्चात क्या होता है, सिकंदर के 2 पुत्र रहते हैं और ये 2 पुत्रों में जो है यानी गद्दी को लेकर के दोनों में जो है युद्ध छिड़ जाता है। तो जो अमीर लोग थे, जो उलेमा वर्ग के लोग थे, जो ज़मींदार थे, वो लोग क्या करते हैं कि यानी जो घरेलू कलह को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि उसका एक पुत्र रहता है जमाल खां, उसे जौनपुर का शासक बना देते हैं, और दूसरा पुत्र रहता है इब्राहिम लोदी, इसे क्या करते हैं दिल्ली का वह शासक बना देते हैं। यानी इन दोनों के बीच झगड़े को निपटाने के लिए जो है ये जो कुलीन लोग थे, जो उलेमा वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग क्या करते हैं इन दोनों के बीच जो है गद्दी का यानी क्षेत्रों का बंटवारा कर देते हैं। किंतु ये जो इब्राहिम लोदी है यह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है। यह सिर्फ दिल्ली की गद्दी से संतुष्ट नहीं होता है, ये क्या करता है कि अपने भाई जो कि जमाल खां रहता है, जो जौनपुर का शासक रहता है, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और युद्ध में जो है उसकी हत्या कर देता है, यानी इसको मार देता है। इसके पश्चात भी वह जो है ग्वालियर तथा आसपास के कई क्षेत्रों पर जो है वह आक्रमण करता है और जीत करके जो है अपने साम्राज्य का हिस्सा वह बना लेता है, यानी अपने साम्राज्य विस्तार का वह प्रयास करता है। यह जो है आपका इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये यानी इब्राहिम लोदी का शासनकाल आपका 1517 से 26 के आसपास माना जाता है और ये इस वंश का अंतिम शासक रहता है। तो ये जब अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है, अपने आसपास के क्षेत्रों का यानी जीतने का प्रयास करता है, तो उसी क्रम में यह क्या करता है कि 1518 में जो है तोखली का युद्ध करता है, जो राणा सांगा के साथ ये युद्ध उसका होता है। किंतु राणा सांगा का क्या होता है, इस युद्ध में जो है राणा सांगा जीत जाता है और ये इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है। तो हालांकि यह राणा सांगा जीत जाता है, किंतु इस युद्ध में क्या होता है कि इसकी बाईं हाथ जो है ये इब्राहिम लोदी के द्वारा काट दी जाती है। तो जब ये इब्राहिम लोदी यानी कि अपने भाई की हत्या कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पारिवारिक लोग थे, जो उलेमा वर्ग थे, जो आपके कुलीन थे, जो अमीर लोग थे, वो सब जो है धीरे धीरे है इसके खिलाफ़ होने लगते, क्योंकि इसकी और एक नीति बुरी रहती है, गलत रहती है। ये क्या करता है कि जो अमीर लोग थे, चूँकि इसके पिता के शासनकाल में व्यापारिक छूट दी गई थी, कृषि का सुधार था, खाद्यान्न में यानी खाद्यान्न कर को हटा दिया गया था, तो वहाँ पे जो अमीर लोग थे यानी जो व्यापारिक वर्ग थे, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होने लगती है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो वो आर्थिक रूप से जो है मजबूत होने लगते हैं। तो जब आर्थिक रूप से वो मजबूत होते हैं तो ये क्या करता है, इसके मन में डर आ जाता है। ये क्या करता है, जो आर्थिक रूप से जो मजबूत अमीर लोग थे उनका यह दमन धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है, और जो उलेमा जो धार्मिक गुरु थे उनकी भी ये अवहेलना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। यानी अमीर भी इससे नाखुश रहते हैं, उलेमा वर्ग यानी धार्मिक गुरु जो थे वो लोग भी इसके द्वारा यानी इससे नाखुश रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि यानी इसके खिलाफ़ जो है विद्रोह जो है धीरे धीरे आरंभ हो जाता है, आंतरिक विद्रोह। इसी क्रम में क्या करते हैं कि जो उस समय ये बाबर जो है आपका एक उभरता हुआ कलाकार कहिए, हीरो कहिए, ये उभर करके उस समय सामने आता है। इसीलिए ये जो है आलम खां जो कि आपका इब्राहिम लोदी का चाचा रहता है, वहीं दौलत खां जो कि पंजाब का शासक रहता है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि इस बाबर को आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। वहीं जो ये राणा सांगा है, चूँकि ये इसका भी हाथ इसके द्वारा काटा जाता है, तो ये भी क्या करता है कि इस बाबर को आमंत्रित करता है।
तो जब तीनों तरफ से इसको निमंत्रण मिलता है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण के लिए, दिल्ली सल्तनत को हासिल करने के लिए, तो यह जो है कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करता है और फिर क्या करता है कि इस पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी पर। और इन दोनों के बीच जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो कि 1526 में होता है। और ये 1526 का पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि जो बाबर की सेना है वह यानी कि छोटी रहती है इसके अकॉर्डिंग, यानी इब्राहिम लोदी की सेना के अकॉर्डिंग जो है आपका बाबर की सेना बहुत छोटी रहती है, किंतु फिर भी जो है बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो है तोप का प्रथम प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। और यानी भारत में, भारतीय इतिहास में तोप का जो सर्वप्रथम प्रयोग है युद्ध में वह इसी यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में होता है, इस युद्ध में जो इस तोप का प्रयोग किया जाता है। इस तोप का प्रयोग जो दो तोपची के द्वारा होता है, जो कि एक आपका उस्ताद अली के नाम से जाना जाता है, दूसरा मुस्तफ़ा। यानी ये दो तोपची थे जिसकी मेहनत, जिसके पराक्रम के वजह से जो है बाबर जीत जाता है और इस इब्राहिम लोदी की जो विशाल सेना है वह हार जाती है। ना सिर्फ यह सेना हारती है बल्कि इब्राहिम लोदी की जो हत्या आपके बाबर के द्वारा कर दी जाती है इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो कि युद्ध में यानी युद्ध के दौरान मारा गया। तो यह पहला शासक है दोस्तों सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत का, जो कि युद्ध में मारा गया। बाकी सब तो जितने शासक आए एक दूसरे की हत्या करके, एक दूसरे का विनाश करके यानी गद्दी प्राप्त किए थे, किंतु यह जो है आपका इब्राहिम लोदी पहला शासक है जो कि युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त होता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये जो युद्ध तुगलमा पद्धति के द्वारा जो है यहाँ युद्ध लड़ा गया था, यानी ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह तुगलमा पद्धति के अनुसार लड़ा गया था। इस प्रकार क्या होता है कि जो सल्तनत काल के अंत यानी लोदी वंश के अंत के साथ जो है सल्तनत काल का अंत हो जाता है और एक नए काल मुग़ल काल का आरंभ हो जाता है। यानी लोदी वंश चूँकि सल्तनत काल का अंतिम वंश था, तो आपका इस लोदी वंश का आरंभ जहाँ 1451 में होता है, वहीं 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जो है इस लोदी वंश का अंत होता है। लोदी वंश के साथ ही जो है सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है और एक नए काल मुग़ल काल का आगे हम लोग आरंभ देखेंगे। तो दोस्तों ये लोदी वंश से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य थे जिनसे प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते। तो इतिहास तो यानी कि ऐसी चीज़ है कि आप जितना उसको रिपीट करोगे वो उतना ज़्यादा यानी दिमाग में सेट होगा, याद रहेगा। तो 1 से 2 बार वीडियो को अगर देखिएगा तो समझ में आएगा। प्लस इससे रिलेटेड यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है वो भी मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात जो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाइएगा तो अच्छे नंबर स्कोर कर पाइएगा। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके मेरे वीडियो को यानी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।